पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। अगर हम बात करें 3rd to 5th एनसीईआरटी की समरी रहेगी कंप्लीट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना पेपर पुराने लगाने की जरूरत है, यहाँ डिस्कस कर दिए जाएंगे। बस कर सकते हैं तो किसी भी बच्चे की 3rd, 4th, 5th की प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स उठा लेना एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो गोइंग टू स्कूल क्या है, पहला आपका चैप्टर रहेगा यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। भाई जो असम है या असम है, वहां पे हम स्कूल जाने के लिए कौन से तरीके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये बात की गई है इस एक पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि बैम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ इस्तेमाल होता है, असम में। यानी कि बैम्बू एंड रोप ब्रिज मतलब भाई बांस का और रस्सी का जो पुल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं असम के अंदर, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए। जितनी भी बातें हैं काल्पनिक नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक, फिर है ट्रॉली का इस्तेमाल होगा स्कूल जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, कह सकते हैं लद्दाख में। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई लद्दाख में ट्रॉली मैच करने के लिए आ गया, मान लो कि यहाँ पे स्कूल्स बच्चे कहाँ पे जाएंगे, बैम्बू और रोप ब्रिज पर, मतलब बांस और रस्सी के पुल से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं। इस तरीके के बहुत ही आपको लगेंगे बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, बट बेसिक नहीं होता ये, मतलब अजीब या ऐसे लग सकते हैं कि पता नहीं इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया फिरदौस। चलिए, नेक्स्ट बात है सीमेंट का ब्रिज कहाँ यूज होगा, नॉर्मल एरियाज में, जहां जैसे मैं और आप रहते हैं, दिल्ली हो चाहे, मतलब दिल्ली में कहना खैर गलत होगा, बट जो नॉर्मल एरियाज हैं, प्लेन एरियाज कह सकते हैं, जहां पे कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, वहां नॉर्मल ब्रिज का, सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं ब्रिज बने होते हैं जगह जगह पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, भाई हिंदी में ही बोल रही हूँ, बस सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिर है वेलम, यानी स्मॉल वुडन बोट। वेलम किसको कहा जाता है, जो लकड़ी की नाव है छोटी सी, वुडन बोट, जिसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, केरला में। जब क्वेश्चंस बनेंगे इनसे तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कैमल कार्ट, यानी जो ऊंट की गाड़ी है, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है उस तरीके से कैमल कार्ट हो गई, तो कैमल कार्ट का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाएगा। ये आप वैसे भी जानते हैं, राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में। ठीक, बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्मल प्लेन्स में जो विलेज है, जो नॉर्मल गांव है, जहां पे पहाड़ी इलाका नहीं है, वहां जनरली हम यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं, कहां पर, माउंटेन्स में। ये बिल्कुल सिंपल बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो थोड़े से रॉकी एंड क्या होंगे, अनइवन होंगे, ऊबड़ खाबड़ होंगे, ये कह सकते हैं। उत्तराखंड में ये बात कही जा रही है आपके एनसीईआरटी में। उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है बात। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। जो बर्ड है, जो पक्षी होते हैं, उनकी जो आंखें हैं वो उनके हेड पर होंगी, या कह सकते हैं ह्यूमंस के मुकाबले, मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा ऊपर होते हैं या सर के पास ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइम पे अपनी दोनों आंखों से एक जगह पे फोकस कर पाते हैं, फोकस अच्छा कर पाते हैं। बट बाइपोलर जो विजन है, मतलब बाइनोकुलर विजन जिसको हम कहें, दो तरफ वो ज्यादा नहीं देख पाएंगे, एक टाइम पे एक जगह फोकस कर पाते हैं, और बहुत तेजी से रैपिडली उनकी आंखें फोकस करती हैं। ठीक, तो उनको एक सिंगल फोकस बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरा जो आंखें हैं वो ह्यूमंस की बजाय ज्यादा सर की तरफ है, हेड की ऊपर, मतलब ऊपर होते हैं कंपैरेटिवली हमसे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कान हैं पक्षियों के वो दिखते नहीं है, बट फीदर्स से कवर होते हैं, यानी उनके फर जो है उनका उससे कवर्ड होंगे, और इसलिए वो दिखाई नहीं देते, बट होल होते हैं, जो होल जो भी कहें आप, गड्ढा कहना चाहें, वॉट एवर इट इज, तो होल्स हैं जो फीदर्स से कवर हैं, चाहे फिर वो लिजार्ड हो, चाहे फिर वो क्रोकोडाइल हो। इन सब की जो कान हैं, या बर्ड्स, बहुत सारे जो पक्षी हैं वो इस वजह से नहीं दिखाई देते क्योंकि वो फीदर्स से कवर हैं या फिर उनके फर से कवर्ड हैं, और आंखें जो है वो कंपैरेटिवली हेड के पास होंगी या हेड पर होंगी, मतलब सर के पास। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। ये जो कान है, जो होल्स हैं दो, वो हेल्प करेंगे सुनने के लिए ऐसे पक्षियों को, चाहे वो लिजार्ड हो या बाकी हो। तो लिजार्ड के जो कान है वो इसी तरीके के होंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा, ज्यादा चांसेस है आने के। पिछली बार 3 सेशन लिए थे, कर्णम मलेश्वरी से लेके सारा एक एक क्वेश्चन फंस गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्रोकोडाइल के साथ क्या सीन है, क्रोकोडाइल के साथ भी यही सीन है कि जो उनकी आंखें हैं, आंखों की जगह यहाँ पे ईयर कर लेना, ईयर्स जो हैं उसके ऐसे ही होते हैं, फीदर्स से ढके हुए, या कह लो फिर एक होल होता है छोटा सा जो आपको दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुको। ये तो होगा क्रोकोडाइल के ईयर, मतलब जो मगरमच्छ है उसके ईयर कहाँ है, ये जो होल दिख रहे हैं आपको, यही उसके ईयर हैं, जो आंखों के जस्ट पीछे होल्स है। अब ये जो होल है ये दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, बहुत हद तक ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। ये ईयर है और आंख क्या है, सर पे है, ये कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो दूसरी हम बात कर रहे थे बर्ड्स के जो
आंखें हैं वो किस साइड होंगी, तो सर की तरफ ज्यादा होती हैं, मतलब सर के ऊपर कह सकते हो। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं काफी हद तक मतलब एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, लिजार्ड की भी बात कर ली हमने, क्रोकोडाइल की भी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कह सकते हैं इसको, पॉइंट है अपने आप में। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। मतलब मान लो जेब्रा है या फिर बहुत सारे आप एनिमल देखते हैं, उन पे जो पैटर्न दिखाई देते हैं आपको उनकी स्किन पर, भाई एक पैटर्न सा बना हुआ है, वो किस वजह से दिखता है, उनके बालों की वजह से। तो ये हम ध्यान में याद रखेंगे कि बालों की वजह से एनिमल्स का के ऊपर पैटर्न दिखाई देते हैं, है ना, एक सिमेट्री काइंड ऑफ बनती है, वो उनके हेयर जो है, उनके जो बाल हैं उसकी वजह से। चाहे वो जेब्रा ही बोलते हैं, आई थिंक बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो लाइंस जो दिखती हैं उस तरीके से मान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। 2016 में पूछा हुआ है, यदि बाल नहीं होंगे एक एनिमल के बॉडी पे तो वो पैटर्न नजर नहीं आएगा आपको। तो पैटर्न जो है वो बालों की वजह से नजर आएगा। ठीक है बात, चाहे वो टाइगर हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको समझेंगे थोड़ा सा जूम करके। ठीक है भाई, वो एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जो इनके कान और बाल बाहर बॉडी पे नजर आते हैं, वो अपने जो यंग वंस हैं उनको जन्म देंगे, बर्थ देंगे, मतलब बच्चों को वो आगे पैदा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है दूसरा, एनिमल्स जिनके कान और जिनके जो बाल हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते, या जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, छिपे हुए हैं, चाहे वो लिजार्ड हो, है ना, वो अंडे देते हैं। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बाकी डॉग हो आपका, वो जिनके बॉडी पे हेयर दिखाई देंगे और कान बाहर हैं उनके शरीर से, तो वो विजिबल है, यानी कि तो वो अपने यंग वंस को, अपने आगे वाली जनरेशन को जन्म देते हैं, गिव बर्थ। और जो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं। बहुत ही कई लोगों को ना ये लगे यार मजाक सी चीजें हैं ये तो, लेकिन पेपर में एक एक नंबर की पूरी इंपॉर्टेंस है। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए तब भी वो एक नंबर का ही रहेगा, और ये भी। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। टुक टुक, यहां से कोई बफरिंग नहीं है, आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए। फिर है तो अब फीमेल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है, और आपसे क्वेश्चन भरपूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ओल्डेस्ट एलिफेंट जो है, सबसे बड़ी जो मादा हाथी होगा, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। जो झुंड है हाथियों का, उसका हेड कौन है, उसकी हेड कौन है, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है यानी फीमेल एलिफेंट होगी, वो हेड होती है हर्ड की। तो मेल एलिफेंट अगर गलती से दे देगा पेपर में तो आपको उसको साइड करना होगा, कई बार हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एलिफेंट हर्ड है यानी जो हाथियों का एक झुंड है, वहां पे मेल मेंबर नहीं होते, फीमेल्स ही होती हैं। जैसे ही मेल मेंबर जो नर हाथी हैं वो 14 से 15 साल के होते हैं, वो हर्ड छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि they left as they turn 14 और 15, 14-15 साल के होते ही जो हाथी हैं या जो मेल हाथी हैं, नर हाथी हैं, वो छोड़ के चले जाएंगे हर्ड, झुंड में नहीं रहेंगे। झुंड में फीमेल्स रहती हैं, और उन फीमेल्स में भी जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बूढ़ी हाथी है या वॉट एवर इट इज, वो इनकी हेड होगी। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, एक अडल्ट एलिफेंट, ये भी पूछा गया है आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा एलिफेंट के बारे में, आपको चूज करना होगा, मैच करना होगा या सही गलत पहचानना होगा। ये डायरेक्ट एक लाइन में भी क्वेश्चन दे देगा। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 day। मतलब कि जो एक अडल्ट हाथी है, प्रॉपर बोलते हैं ना भाई हाथी लेना आसान है, उसको खिलाना मुश्किल है, तो कह सकते हैं कि हाथी की डाइट जो है वो अच्छी खासी होगी, 100 kg तक, मतलब 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, जो पत्तियां और जो भी झाड़ फूस वॉट एवर इट इज, जो भी वो खाता है 100 किलोग्राम तक खा सकता है। जो आपकी लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, और जो भी जंगल में अवेलेबल होती हैं, बाकी टहनियां वगैरह, इन सबको। ठीक है, हिंदी में अगली बार से ट्रांसलेट कर देंगे जो लोग हिंदी की वजह से दुखी हैं, अदरवाइज तो आप सुन लोगे, तो इतना तो यार बेसिक इंग्लिश आप सभी पढ़े हुए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंट स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी, 2 to 4 hours। ठीक है,
2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी 24 घंटे में, ये कह सकते हैं। जो नींद है, मतलब हमारी 2-4 घंटे की नींद हो जाए तो हम तो पता नहीं क्या पलट दें दुनिया, है ना, सारे एग्जाम टॉप कर जाएं और क्या क्या कर दें, बट हमें चाहिए भाई 8 घंटे, ठीक है। तो 2 से 4 घंटे ही डेली नींद लेते हैं हाथी, है ना। हम भी कभी कभी 2 से 4 ले लेते हैं, बट वो कभी कभी होता है, उसमें मजा नहीं आता, ऐसा लगता है दिमाग हैंग हो गया हो, ठीक। तो 2 से 4 घंटे ही सोएगा हाथी, ठीक है। हाथी के बारे में 2-4 चीजें सुन लीजिए फिर से। जो फीमेल एलिफेंट है सबसे बूढ़ी, वो होगी क्या, वो हेड होगी झुंड की, ठीक है। दूसरा, हाथियों के झुंड में सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स ही होती हैं। मेल एलिफेंट्स जैसे ही 14-15 साल के होते हैं वो हर्ड को छोड़ करके चले जाते हैं अपना मस्ती करने। 2 to 4 आवर्स अ डे, मतलब 2 से 4 घंटे ही सोता है एक हाथी। और दूसरी एक चीज, 14 से 15 मतलब सॉरी 100 किलोग्राम तक की, मतलब 100 kg 2x और लेट्स को वो खा सकता है, ठीक। कोई कह रहा है 10 घंटे, बहुत बढ़िया, अवार्ड दिलवाएंगे आपको 10 घंटे की नींद के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आधी जिंदगी तो हम सोने में गुजार देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, बात अभी भी हाथी की ही चल रही है। जो उनकी स्किन है ना, ये स्किन आप समझते हैं बहुत ज्यादा ऐड किए जाते हैं, आप सुबह से शाम तक टीवी में देखते हैं दुनिया भर के, ये लगा लो, वो क्रीम लगा लो। तो जो उनकी स्किन है, वो अपनी स्किन को कूल रखने के लिए मड का, यानी कीचड़ कह सकते हो या जो गीली मिट्टी कह सकते हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो तालाब वगैरह में ज्यादा लेटना पसंद करेंगे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, जो लोग भी इतने बढ़िया कमेंट करके ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई बेसिक हिंदी यूज हो रही है, मजा आ जाता है आप लोगों का, ये जो एंथुजियाज्म है ना इसको देख के। देयर बिग ईयर्स, जो हाथी के बड़े बड़े कान हैं आपने देखे होंगे, वो क्या है, फैंस की तरह काम करेंगे, इनके लिए पंखे के जैसा काम करेंगे, क्योंकि इसको वो फ्लैप करते रहेंगे, ऐसे बंद करते रहेंगे, ऐसे झाड़ते रहेंगे, तो उससे हवा आएगी, इनको कूल फील होगा। तो ये जो अपने कान है इनको वो फ्लैप करेंगे ताकि वो एक फैन की तरह काम कर सके, एक पंखे की तरह काम कर सके और उनको थोड़ा ठंडा फील हो, ठीक है। बॉडी लोशन, हाँ उनका बॉडी लोशन है क्या, मड, बहुत ही बढ़िया, गजब कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। ये बच्चों के लिए है, 3rd 4th 5th के, और इसको बच्चों की तरह ही पढ़िए, बस आपको पता होनी चाहिए ये बेसिक पॉइंट्स। मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत आराम से नहीं चल सकती, अगर बहुत आराम से चलूंगी तो ये खत्म नहीं होगा कभी भी, है ना। आगे बढ़ेंगे। हवा के लिए इस्तेमाल करते हैं हाथी अपने कानों को ऐसे फ्लैप करके। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। अब कितने हाथी या कितनी फीमेल एलिफेंट्स होती हैं एक हर्ड में, एक झुंड में, तो 10 से 12। हाँ, नेचुरल फैन, ऐसे वो होता नहीं था पुराने जमाने में, वो ऐसे पंखा लेके खड़ी होते थे, 2 साइड लोग एक राजा के ऐसे हिलाते रहते, तो वो हाथी के लिए अपने कान ही है, ठीक है। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, और कुछ यंग वंस होते हैं, कुछ छोटे हाथी होते हैं जो मेल हैं बट 14-15 साल से कम के होंगे, ठीक है। बात नहीं मनप्रीत जी, नहीं पता। फिर है खेजाड़ी विलेज या खेजड़ी विलेज, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। खेजड़ी विलेज जो है कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में है। अब इनकी अपनी कहानी है खेजड़ी के बारे में, इस बार पूछा भी हुआ था खेजड़ी विलेज क्या है। अगर मैं बात करूं तो प्लेसेस वर बिल्ट बाय वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 ईयर्स अगो। यहाँ पे जो वुड है, जो लकड़ी है, 300 साल पहले वहां पे घर बनाए गए थे उस लकड़ी का इस्तेमाल करके। जो खेजड़ी विलेज है वहां पे की बात चल रही है, अभी समझ में आएगा आपको। द पीपल ऑफ दिस विलेज वर कॉल्ड बिश्नोईज। जो इस गांव के लोग थे उनको बिश्नोईज कहा गया। बिश्नोई कहाँ के लोग थे, खेजाड़ी विलेज के, जो कि राजस्थान में है, जोधपुर के पास, ठीक। द पीपल ऑफ दिस विलेज की बात हो गई। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है जो खेजड़ी ट्री है, और इसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल करके घर बनाए गए थे यहाँ पे 300 साल पहले। कहाँ, जोधपुर राजस्थान में, खेजड़ी जगह पे, जहां के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोईज कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। अब ये जो खेजड़ी ट्री है ना, ये जो वुड है, जो लकड़ी है खेजड़ी पेड़ की, वो क्या है, खराब नहीं होती, कीड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगती, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात है, ये अफेक्ट नहीं होती इंसेक्ट से, कीड़े और बीन्स वगैरह से। कौन सा ट्री, खेजड़ी ट्री का जो लकड़ी है, वुड है वो, ठीक है। स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज की बात आ गई। अब एक और चैप्टर है आपका, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज। बोचाचा विलेज कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर, जहां की कहानी है मधुमक्खी पालन की, जिसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया संजीव सर, धन्यवाद। बहुत कमेंट करते हैं आप, देखा मैंने 1-2 वीडियोस में, ठीक। बोचाचा विलेज की कहानी शुरू हो गई अब, और हाथियों से और जो खेजड़ी ट्री है उससे साइड आएंगे। अमृता देवी बिश्नोई की कहानी
की बात हुई है इसमें, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक, जो चीजें रह जाएंगी इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हटाया भी हुआ है, उनको क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो बोचाचा विलेज है कहाँ, मुजफ्फरपुर में, एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे बोचाचा विलेज है। अब बोचाचा विलेज में एक कहानी है हनी बीज की, मधुमक्खी पालन की। एक बच्ची है जो मधुमक्खी पालन करती है, और जो मधुमक्खीज हैं वो अपने अंडे देती हैं अक्टूबर टू दिसंबर में। इसमें मुझे डाउट है, ये पुरानी पीडीएफ बनी हुई है, एक बार मैं कल चेक करूंगी इसको, कि अक्टूबर टू दिसंबर ही देती हैं या कोई और दूसरा भी टाइम हो सकता है। तो एक बार इसको, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हो या याद हो, तो एक बार इसको रीचेक कर लेना, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, होमवर्क मान लेना इसको। वैसे आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि मैं होमवर्क के नाम पे लड्डू लड्डू चीजें देती रहूं आपको। खैर, हाँ मुजराहुल, धन्यवाद। नेक्स्ट है एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी। अब जैसे हम एलिफेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो हेड है एलिफेंट्स की, जो हाथियों के झुंड की हेड है, वो एक फीमेल एलिफेंट है जो ओल्डेस्ट है। अब बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की, तो जो वो पूरा मधुमक्खियों का छत्ता कह सकते हो आप, एक बी हाइव जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर एक क्वीन बी होगी। क्वीन बी मतलब एक तरीके से क्या, रानी कह सकते हो, रानी मधुमक्खी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल हर। ठीक है, ये अंडे ले करेगी, अंडे देगी ये जो क्वीन बी है, और बाकी कहलाएंगी वर्कर बीज। वर्कर बीज जो काम करती हैं, बाकी जितने भी बी हाइव्स हैं इसमें जो भी बीज हैं, जो मधुमक्खी हैं, वो वर्कर बीज कहलाती हैं, क्योंकि वो खाना वाना जुटाती रहती हैं। और जो मेल मेंबर्स हैं वो बहुत कम होंगे, यहां पर भी इस हाइव में वो बहुत ज्यादा नहीं रहते। मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, काम वाम नहीं करते मेल बीज, बस आराम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है जो समझना जरूरी है। ठीक है, एम्पिटेट वाले ये इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्वेश्चन सीरीज देख लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगी आपके लिए। मुखिया जो है वो क्वीन बी है एक तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया विजय प्रताप यादव। नेक्स्ट है, अब ट्रेन की कहानी शुरू हो गई। ट्रेन मतलब एक ट्रेन की पूरी स्टोरी है, आप बुक पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट क्या था। ठीक, तो उस चैप्टर में से अगर हम बात करें तो ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ है, कच्छ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ है, गुजरात में। भाई आपने वो सुनाई है, रन ऑफ कच्छ सुनते हैं आप, बहुत सारी चीजें सुनते हैं कच्छ के बारे में, बिल्कुल व्हाइट डेजर्ट दिखता है। ठीक, तो ये गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में। और अगर हम बात करें कच्छ में, और कच्छ कहाँ है, गुजरात में। और जो ट्रेन है, ये जो एक स्टोरी है, वो ट्रेन शुरू होती है गुजरात के गांधीधाम के कच्छ से। ठीक है, फूड ऑफ गुजरात, अब गुजरात के फूड के बारे में बात हो गई। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस तरीके का खाना इस्तेमाल किया जाता था गुजरात में। ठीक है, तो ढोकला विद चटनी, हम लोग गए थे क्या अभी, हाँ, तो ढोकला विद चटनी, ढोकला जो डिश है वो बेसिकली वहीं से हमने अडेप्ट की हुई है, बस वहां का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ आते आते थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक, तो ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई। ठीक है, तो लेमन राइस, मिठाई और ढोकला विद चटनी, ये वहां की डिश है जो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ, गुजरात का फूड है, क्योंकि फूड देखो आपको पता है बेसिक 6 थीम्स हैं, 6 थीम है ईवीएस की, उससे बाहर ईवीएस के क्वेश्चन नहीं आते। वही है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसके अलावा रिलेशनशिप्स की बात है, फूड की बात है, थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना, वर्क एंड प्ले, ये कुछ 6 थीम है ईवीएस की, जिनको हम आगे आने वाले सेशन में जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ही आसपास क्वेश्चंस घूमते हैं आपके। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग गुजरात से देख भी रहे होंगे। अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। अब 2 प्लेस जो है, 2 जगह की और बात आ गई, 2 जगह का और जिक्र हुआ है। कौन सी, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, गुजरात में है, ये बात आप अवगत होंगे इस बात से। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोझीकोडे इज इन केरला। अब कोझीकोडे की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट नाम है कोझीकोडे, कहां पर है, केरला में है। मडगांव कहां है, मडगांव गोवा में कब से हो गया, या मडगांव गोवा में ही होगा फिर। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, महाराष्ट्र में तो नहीं है। ठीक है, तो इस पे लगा लेना क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा मेरे को भी होमवर्क करके आना पड़ेगा कल से, आज मैंने पीडीएफ देखी नहीं, बहुत 2 साल हो गए बने हुए, तो क्या हो सकता है कि एक आध मिस्टेक इसमें हो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा करके आप लोग ऐसे HW में 2 चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाया है आज, तो उनको आप कमेंट कर सकते हैं, रीचेक करके। थोड़ा काम आप भी करोगे, सारा मैं ही करूँ। ठीक है, फिर है देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ठीक है, 2000 ब्रिज हैं और 90 जो टनल्स हैं, किस रूट में, गोवा से केरला के। भाई गोवा में ही होगा, क्योंकि जो स्टोरी है उसी के बेसिस पे चल रही है, तो गोवा में ही होना चाहिए। मडगांव क्वेश्चन मार्क हटा लेना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो गोवा में ही होगा, कॉमन सेंस यही कहता है। गोवा से केरला के बीच में 2000 तो ब्रिज हैं और 92 टनल्स हैं। टनल्स से पास होती है ना ट्रेन, जो है जब आवाज करता है खड़खड़ खड़खड़, तो 92 टनल्स पढ़ेंगे और 2000 ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है बात, हाँ।
कमेंट्स में थोड़ा कम देखूंगी, ध्यान भटकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको सिर्फ सुन भी रहे हो ना, सुन के दिमाग में जाता है और एक बार पीडीएफ पढ़ोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में और फिर क्वेश्चन कर लेंगे तो ये कहानी आपको याद रहेगी। बस याद रखने की इंपॉर्टेंस है इसमें, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें समझी ही जाएं, बट हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करें थोड़े अच्छे तरीके से ताकि दिमाग में रह जाएं चीजें। लाइक कर देना इसी बात पे, ठीक है, मत करना नामन हूं तो। कोझिकोडे इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला। कोझिकोडे कहाँ है? केरला में है, जो कि सदर्न इंडिया में आता है, यानी कि जो दक्षिण भारत है वहां आता है। आपको पता है केरला मैप में बिल्कुल नीचे की तरफ है। मैं तो मैप बनाऊंगी तो पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। भारत के मैप पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे, क्वेश्चन आता है एक मैप से जरूर, ठीक। मालाबार तट पर है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कालीकट भी कहते हैं इसको, ठीक। तो ये एक बात ध्यान में रखेंगे, कोझिकोडे एक सिटी है जो कि कहाँ है? केरला में है, जो कि अपने आप में दक्षिण भारत में आता है, मालाबार तट के पास, और जो इसको कालीकट भी कहा जाता है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। ऑन द वे टू गुजरात टू केरला द ट्रेन क्रॉसेस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब आपको ये मैप रख लो, एक प्रिंट आउट निकाल के घर में, या इंडिया का मैप ले आओ, 1-2 रुपए का वो आ जाता था ना छोटे वाला जिसको स्कूल में भरते थे, उस पे लिख लो गूगल से देख देख के कहां पे केरला है, कहां पे क्या है। उससे क्या होगा, आदत पड़ जाएगी और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक भी आपके मैप से पूछ लिए जाते हैं भारत के, ठीक। तो गुजरात जाते समय ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, ठीक, गुजरात से केरला जा रहे हैं आप, ट्रेन क्या क्रॉस करती है? 3 स्टेट्स को क्रॉस करेगी एज पर एनसीईआरटी, महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपको पता हो कौन कौन किस किस के पास हैं, वो 7 स्टेट्स पता है आपको, इधर आपको पता है, ठीक। नेक्स्ट है कोटायम इज द टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। कोटायम क्या है? केरला का ही एक टाउन है। तो ये भी आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ये जो भी लिखा है एनसीईआरटी में सब उपयोगी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसमें। लैंग्वेज की अगर हम बात करें और कहां बोली जाती है तो मलयालम का केरला में उपयोग करेंगे, कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा, और कुछ पार्ट्स जो हैं केरला के वहां पे इस्तेमाल की जाती है एज पर एनसीईआरटी। मराठी क्या है? महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली वगैरह में भी कुछ कुछ जगह पे होता है ना, कहीं पे ज्यादा प्रभाव होगा, दूसरी जगह पे लेकिन बोली जाती होगी, तो उस हिसाब से ये जनरल व्यू में लिखी हुई है। गुजराती गुजरात में बोली जाएगी ऑब्वियसली। कन्नड़ा कहां बोली जाएगी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, ठीक है बात। तो ये एक बात हुई और इस तरीके से हमने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की हैं। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अभी, और हाँ मिल जाएंगे ये नोट्स, तो मैंने पूरे 50 पेज के शेयर किए हुए हैं। अभी मैं थोड़ा इनको दोबारा शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब ट्रेन के टिकट की बात कर लेते हैं। ट्रेन के टिकट पे क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत बढ़िया, हल्का अच्छा लगा सिंपल भाषा में कि जो, अच्छा एक और चीज है, फेरी शायद आपने सुना होगा। तो जो फेरी है वो क्या है? एक प्रकार की बोट है, एक प्रकार की नाव है, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं? केरला में, जो कि एक सदर्न इंडिया का पार्ट है। केरला आप जानते ही हैं, आई थिंक एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है सबसे हाई है ना, और साक्षरता रेट को क्या कहेंगे, दर, हाँ ठीक है। तो फेरी एक तरह की बोट है जिसको केरला में इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह की नाव है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया जितने भी लोग मडगांव की डिटेल्स दे रहे हैं। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट पे आपको क्या क्या मिल सकता है? अब 4 ऑप्शन आपके पास, ये 5 चीजें हैं, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दे देगा कि ये 4 चीजें हैं, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक गलत भी हो सकता है, 2 भी गलत हो सकते हैं। पूछेगा कौन कौन सी चीजें टिकट पर होंगी ट्रेन की और कौन सी चीजें टिकट पर नहीं होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया श्वेता, अच्छा लगता है। द ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर होगा, एक तो ऑब्वियस है भाई, ट्रेन का नंबर नहीं होगा पता कैसे लगेगा? ट्रेन वो बचपन में होता नहीं था, आपने देखे होंगे वो टिकट्स, अगर कोई लोग पुराने जमाने के होंगे, मैं ऐसा लगता है मेरे को, मैं बहुत जमानों से जी रही हूँ, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। खैर, वो टिकट्स नहीं आते थे पहले, बहुत छोटे से एकदम मोटे से, ट्रेन के टिकट अलग से देख के बता दे कोई, अब तो पेपर वाले ही आते हैं, प्रिंट आउट वाले, वो होते थे बड़े बड़े टाइट होते थे एकदम छोटे से, ठीक। तो नंबर तो जरूर होगा ट्रेन का, भाई कौन सी ट्रेन, नंबर आप ढूंढेंगे कैसे ट्रेन को, ठीक है। फिर इसके अलावा डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, भाई किस दिन जा रहे हो ये भी होगा, ठीक है। डिपार्चर आप कब करेंगे। फिर बर्थ एंड कोच, बर्थ आप जानते हैं वो जो ट्रेन का डब्बा है आपका, वो मतलब जो आप बैठेंगे जहां आप, और जो कोच है आपका पूरा जो डब्बा है उसका नंबर होगा, ठीक। फिर है फेयर, चार्ज, कॉस्ट ऑफ द टिकट, ठीक। बहुत बढ़िया दीप्ति, फरीदा। आगे बढ़ेंगे और डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, कितने डिस्टेंस पे, कितने किलोमीटर्स में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी मिलता है लोकल में, वो मोटे वाला नहीं मिलता आई थिंक आजकल, ठीक है। बिस्किट जैसे, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। येलो कलर के आते थे, बिल्कुल सही बात है कोमल, आप लोग भी आज के तो हो नहीं तो खैर मजाक कर रही हूँ। तो ये एक बात है, हाँ सही है।
वी आर लिसनिंग फ्रॉम तेलंगाना, ओके फाइन, ग्रेट।